Before discussing the second case, the first case we have discussed that how to determine the transport number with the help of the Hittorf's method, with the help of Hittorf method or Hittorf electrolytic cell. The case was when the electrodes are not attacked by the ions. That was the first case. Now this is the second case when the electrodes are attacked. So before proceeding to that part, let us again have a view that how when electrodes are attacked, how we are determining the fall in concentration or movement of the ions around the electrode. तो ये केस पहले भी डिस्कस किया था, ये रिपीट कर रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा. ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है आपको इस साइड में. तो जो नाइट्रेट आयन है उनकी मूवमेंट जो है, अगर सिल्वर नाइट्रेट का सिचुएशन इसमें है तो उनकी मूवमेंट जो है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ, यहां की तरफ रहेगी. दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट इज मेड ऑफ सिल्वर, दैट इज अगेन मेड ऑफ सिल्वर. बट एवरी नाइट्रेट आयन विच इज माइग्रेटिंग फ्रॉम this side to that side, it is entering here, and in this compartment it will attack the electrode and it will ionize the electrode. तो जो भी नाइट्रेट आयन यहां से ट्रेवल करेगा वो यहां आके क्या करेगा, यहां पर सिल्वर आयन, सिल्वर मेटल को डिसॉल्व करेगा और सिल्वर आयन्स बनते जाएंगे. यहां से सिल्वर आयन की माइग्रेशन होनी है किस साइड को, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को, इस साइड को माइग्रेशन होनी है. तो सिल्वर आयन यहां से माइग्रेट भी करेंगे. अब कितने नाइट्रेट आयन यहां पर आते हैं और कितने सिल्वर आयन वहां मूव करते हैं, वैसे तो इक्वलिटी डिस्कस की थी हमने पीछे कि हां जी इक्वल सेंस है, पर एक बात जरूर है कि फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड जो है वो डिपेंड करता है कि आयन का साइज कितना है. नाइट्रेट आयन का साइज ज्यादा होगा, सिल्वर आयन का साइज कम होगा. तो सिल्वर आयन की मूवमेंट ज्यादा होगी, नाइट्रेट आयन की मूवमेंट कम होगी. सो देर इज नॉट इक्वलिटी इन द मूवमेंट, देर इज इक्वलिटी इन द डिस्चार्ज. इक्वलिटी इन द डिस्चार्ज मीन्स अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर एक आयन डिस्चार्ज होता है तो नेगेटिव पर भी एक ही डिस्चार्ज होगा. मूवमेंट अनइक्वल हो सकती है, वो हमने पहले डिस्कस किया था. बिकॉज स्पीड ऑफ द कैटायन एंड एनायन दैट वेरीज. तो जो भी नेगेटिव आयन है विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस साइड दैट इज कमिंग टू दिस साइड, इट विल कॉज dissociation of this silver electrode and it will increase the silver ion concentration. अब बात करते हैं कि कितने सिल्वर आयन इंक्रीज होंगे, कितने डिक्रीज होंगे. तो पहला केस मैंने यहां सपोज कर लिया दैट एवरी नाइट्रेट आयन विच इज कमिंग हियर दैट इज कॉजिंग द आयनाइजेशन ऑफ द सिल्वर एंड नथिंग इज माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर. कुछ भी यहां से माइग्रेट नहीं हुआ है. तो उस केस में कितने नाइट्रेट आयन आए हैं वो कहां से पता चलेगा, अगर आप एक सेल जो है वो सीरीज में अटैच कर देते हैं, सिल्वर कोलोमीटर या कॉपर कोलोमीटर, तो वहां कॉपर की डिपोजिशन कितनी है वो बता देगी कि कितने नाइट्रेट आयन जो हैं वो यहां पर माइग्रेट हुए हैं या कितने नाइट्रेट आयन ने कितने सिल्वर आयन को रीजनरेट किया है. दैट इज कॉजिंग द extra silver ion to be formed because it is attacking the electrode. पर ये केस तब डिस्कस किया मैंने एक सपोजिशन के बेस पे कि यहां से कोई भी सिल्वर आयन माइग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहां से सिल्वर आयन माइग्रेट कर गए होंगे. तो जितना हम सपोज कर रहे हैं कि किस केस में जब कोई भी आयन माइग्रेट नहीं किया है तो उतनी कंसेंट्रेशन यहां पर इंक्रीज नहीं हुई होगी, यहां पर कंसेंट्रेशन कम इंक्रीज की होंगी. तो यहां पर मैंने कुछ सपोजिशन ली हैं कि लेट डिपोजिशन इन द कॉपर किलोमीटर एक्स ग्राम इक्विवेलेंट्स. कॉपर किलोमीटर में एक्स ग्राम इक्विवेलेंट हो गया जो इसके साथ सीरीज में अटैच्ड है. एक्चुअल इंक्रीज इन द नॉर्डिक कंपार्टमेंट कितनी हुई है वो टाइट्रेट करके इस कंपार्टमेंट को, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल है इसके साथ रिलेटेड वो कहता है कि इस पोर्शन की आपने टाइट्रेशन करनी है, वहां से आपको सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन का पता चल जाएगा. तो जो एक्चुअल इंक्रीज है नॉर्डिक कंपार्टमेंट में वो आप टाइट्रेशन से डिटरमिन कर सकते हैं. वहां से कितने आयन माइग्रेट हो गए हैं दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेकिंग एक्स लेस फ्रॉम बाई लेस फ्रॉम द एक्स. एक्स क्या है
कि कॉपर कोलोमीटर या जो भी वोल्टामीटर अटैच कर रखा उसमें कितनी डिपोजिशन हुई है और ऊपर कितनी कंसंट्रेशन जो उसमें प्रेजेंट है, उन दोनों को लेस करके पता लगाया जा सकता है कि कितने कैटायंस वहां से माइग्रेट हो गए। सो इट इज x माइनस बाई ग्राम इक्विवेलेंट। कितना हुआ ये? x माइनस बाई ग्राम इक्विवेलेंट। द स्पीड ऑफ द आयंस इन दिस केस, इट इज fall in concentration around the anode, it is speed of cation, that is x minus y, and fall in concentration around cathode, that is the y unit speed of the anion only. So that was the case. Now same will be implemented when we are determining the transport number of the silver when ions are attacked, electrodes are attacked. तो ये पोर्शन है जो एनोडिक पोर्शन है। तो एनोडिक पोर्शन में सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई होगी, ना कि डिक्रीज। सो देयर इज ए इंक्रीज इन द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन हियर। सो रिपीटिंग अगेन, दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट, दिस इज द थर्ड कंपार्टमेंट। देयर शुडंट बी एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट, अदरवाइज practical has to be repeated. Very low current that is passed through the solution, 0.01 to 0.02 units. Why? Because we don't want any diffusion. Diffusion की सेंट्रल कंपार्टमेंट से कोई भी एक्स्ट्रा आयन डिफ्यूज होके जो इधर ना आए, और इस वाले कंपार्टमेंट से भी या इस वाले कंपार्टमेंट में कोई भी एक्स्ट्रा आयन डिफ्यूज होके ना जाए। तो उसके लिए जो वो स्लो करंट जो वो 2-3 आवर्स के लिए जो वो पास करते हैं। अब जो है इसके साथ आपके पास यहां पर जो है वो ये कॉपर कोलोमीटर जो है वो साथ में अटैच्ड है। नाउ कैलकुलेशंस कैसे होंगी, हमने जो क्या क्या कैलकुलेट किया था यहां पर, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इसमें क्या कंसंट्रेशन है। तो जब उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड थे तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कंसंट्रेशन कम हो गई होती है। तो यहां पर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास 22 ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा था। लेकिन इस केस में जब आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड जो है वो अटैकेबल है, तो यहां कंसंट्रेशन कम नहीं, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई होगी। तो Y विल बी मोर, Y जो है दैट इज द सिल्वर कंटेंट्स आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस की वैल्यू कितनी थी? X. सो Y विल बी मोर देन द X. So when electrode are attacked, then Y is greater than the X. Y is greater than the X. Hence increase in concentration कितनी होगी वहां पर? Y minus X. और what is fall in concentration? It is made less from the Z. Z is what? That is the number of gram equivalent deposited in the copper colorimeter. So when you substitute these values, you get the transport number of the silver ion. So that is the way by which the Hitov method works. Whatever he has said theoretically, same device he has made practical one in determining the transport number of the cations and the anions. It is depending upon the weight and the titration. वे करके और टाइट्रेशन से जो है वो आप कंसंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं, और वहां से फॉल इन कंसंट्रेशन जो वो डिटरमिन की जा सकती है। एक मूविंग बाउंड्री मेथड है, उसको मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं। लेट अस डिस्कस सम अनदर फीचर हियर। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट नंबर? इट इज द नेचर ऑफ द काउंटर आयन। जो दूसरा आयन है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अब ये किस तरह डिपेंड करता है, यहां देखो जरा। कैटायन और एनायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है उनको ऐड किया जाए तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। सपोज 1 इज 0.4, अनदर विल बी 0.6, टोटल एडेड इट इज 1.0। जब मैं HCl की बात करता हूं तो इसमें H पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, और इन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर बात की जाए क्लोरीन और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आयन का साइज बहुत कम होता है और क्लोरीन का Cl नेगेटिव आयन का साइज हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो मूवमेंट जो है वो H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होगी और क्लोरीन की कम होगी। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय द आयन। जितनी ज्यादा आयन की मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा फ्रैक्शन वो करंट की कैरी करेगा। इट मीन्स
In HCl, maximum current is carried by the H positive ion and less current is carried by the Cl negative ions. तो H पॉजिटिव आयन अगर मैक्सिमम करंट कैरी करता है, इट मीन्स लेट अस सपोज 75%, तो 0.75 जो वो H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया, क्लोरीन का कितना बचा, दोनों टोटल सम 1 है तो 0.25 बचा। तो इसका मतलब HCl में हाइड्रोजन का 0.75 और क्लोरीन का 0.25 है। अब वही क्लोरीन अगर सोडियम आयन के साथ प्रेजेंट हो, इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl। तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन का जो है वो साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों के आयन जो वो कंपेरेबल हैं। अगर कंपेरेबल हैं तो इसका मतलब दोनों की मूवमेंट जो इक्वल होगी। इट मीन्स द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ वन विल बी नियरली इक्वल टू द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द अनदर, सो बोथ आर समिंग अप टू द 0.5। तो इसका मतलब सोडियम का भी 0.5 के नियर बाई होगा और क्लोरीन का भी कितना होगा, 0.5 के नियर बाई होगा। तो HCl में क्लोरीन का 0.25 आ रहा है और सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड कर रहा है कि उसके साथ काउंटर आयन कौन सा है, वेदर इट इज द H पॉजिटिव आयन और वेदर इट इज द Na पॉजिटिव आयन। So transport number of the particular ion is variable as per the counter ion present. One more interesting feature is there. कैडमियम आयोडाइड का है, कंसंट्रेशन के ऊपर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अगर कैडमियम आयोडाइड प्रेजेंट है तो इसके Cd2 पॉजिटिव आयन, कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन और आयोडाइड आयन बनेगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो आयोडाइड आयन जो वो एनोड की तरफ मूव करेगा और Cd2 पॉजिटिव आयन दैट विल मूव टुवर्ड द कैथोड। तो कैडमियम आयन का भी अपना ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, आयोडीन का अपना ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। आयोडीन का साइज ज्यादा है तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर थोड़ा कम रहेगा, कैडमियम का आयन का साइज कम होगा थोड़ा तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर थोड़ा सा ज्यादा होगा और आयोडीन का कम होगा। जब कैडमियम आयोडाइड की बात करते हैं तो कैडमियम आयोडाइड की अगर कंसंट्रेशन कम है तो आपके पास पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन आती है, इट इज डिसइंटीग्रेटिंग इनटू Cd2 पॉजिटिव आयन प्लस 2I नेगेटिव। लेकिन अगर कैडमियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो कैडमियम आयोडाइड जो है, कैडमियम आयन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कंप्लेक्स आयन बनाते हैं CdI4 नेगेटिव। तो स्टार्टिंग में तो कैडमियम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी कैडमियम आयंस कंज्यूम होते जाएंगे और उसका पॉजिटिव आयन की बजाय वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, नेगेटिव आयन में। तो जो कैडमियम आयन पहले कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहा था वो आयोडीन के साथ कंप्लेक्स आयन बना करके अब एनोड की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। सो बिकॉज ऑफ दैट cadmium ion may have here 0 as the transport number or it may have negative as the transport number, not positive one. Reason being कि कैडमियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचेगा ही नहीं, वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो जो कैडमियम आयन कैथोड की तरफ ट्रेवल करना था वो कैडमियम आयन किसकी तरफ ट्रेवल करेगा, एनोड की तरफ। दैट इज वाई इट मे हैव हियर 0 एज द ट्रांसपोर्ट नंबर और इट मे हैव द नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द पर्टिकुलर आयंस। किसी भी सैंपल में इलेक्ट्रोलाइट में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन और एनायन डिफर करते हैं, तो ये एनायन का कम है, यहां पर कैटायन का ज्यादा शो कर रखा मैंने। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बोथ द ट्रांसपोर्ट नंबर विल मर्ज टू 0.5, यानी एनायन का यहां 0.5 से कम था तो वो इंक्रीज होगा, कैटायन का 0.5 था तो वो डिक्रीज होगा। तो अगर जिसका 0.7 है वो 0.7 से 0.5 में पहुंच जाएगा, जिसका 0.3 है वो 0.3 से इंक्रीज होके कहां आ जाएगा, 0.5 में। मींस अगर 0.5 से ज्यादा है तो वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से, अगर 0.5 से कम है तो वो इंक्रीज होगा कहां तक, 0.5 तक। और सिंपली मीनिंग दैट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन
it merged to 0.5 by increase in temperature. That is something about the factors which affect the transport number. What is moving boundary method for the calculation of the transport number, that we will discuss in the next lecture.